दोस्तों इस वीडियो में बात करते हैं कि जो अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ के पोस्ट बेसिक एमएससी नर्सिंग और एनपीसीसी के ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई होने शुरू हो गए हैं। तो उन फॉर्म में हमें अप्लाई करने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया, क्या क्या फीस, क्या क्या जो भी रिक्वायरमेंट है वो इस वीडियो में अपन देखेंगे। सबसे पहले अपन देखेंगे पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग जो 2 साल का है। इसके लिए जो टेस्ट रखा गया है वो CNET 2024 रखा गया है। एकेडमिक ईयर जो लिया गया है 2024 और 25 में। ये जो CNET जो टेस्ट कंडक्ट करवाया जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी के द्वारा, वो जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज हैं प्लस अटल बिहारी वाजपेयी से एसोसिएटेड जो भी नर्सिंग कॉलेजेज हैं उनके लिए कंडक्ट करवाया जाएगा। उसके बाद में अपन बात करते हैं कि जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो कब से अवेलेबल है। तो 25 अप्रैल 2024 से क्या है ये ऑनलाइन अवेलेबल है। उसके बाद में इसकी फॉर्म की लास्ट जो डेट रखी गई है वो 29 मई शाम को 6 बजे तक रखी गई है। उसके बाद में अपन बात करते हैं जो इसके जो एडमिट कार्ड हैं वो कब से अवेलेबल होंगे। वो 5 जून 2024 से इसके एडमिट कार्ड क्या होंगे, अवेलेबल होंगे। उसके बाद में जो NCET जो एग्ज़ाम जो कंडक्ट करवाई जाएगी वो करवाई जाएगी 14 जून 2024 को कंडक्ट करवाई जाएगी। उसके बाद में टोटल जो यूपी में जो रखे गए हैं वो 19 सेंटर रखे गए हैं। उसके बाद में अपन बात करते हैं जो एग्ज़ाम्स डिटेल्स होगी उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले जो टेस्ट का जो मोड रखा गया है वो ऑनलाइन है कि ऑफलाइन है। तो याद रखना ऑनलाइन ये अवेलेबल नहीं है, ओनली फॉर ऑफलाइन टेस्ट है वो क्या है, अवेलेबल है। उसके बाद में बात करते हैं कि जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो किस मोड में अवेलेबल होंगे। तो याद रखिएगा इसके जो एप्लीकेशन फॉर्म है अटल बिहारी वाजपेयी की साइट पे जाना और ऑनलाइन ही आपको क्या करने होंगे, फिलअप करने होंगे। उसके बाद में अपन बात करते हैं कि जब इसका एग्ज़ाम होगा तो ओनली फॉर किस में होगा, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम में नहीं होगा। उसके बाद में फॉर्म फिलअप करने के बाद में आपको किसी भी प्रकार का फॉर्म है वो यूनिवर्सिटी पोस्ट नहीं करना है। आपका जो डाटा जाएगा ओनली फॉर कैसा जाएगा, ऑनलाइन जाएगा। उसके बाद में अपन बात करते हैं कि एग्जामिनेशन जो फीस रखी गई है वो कितनी रखी गई है। तो अनरिजर्व्ड के लिए, ओबीसी के लिए रखी गई है 3000 रुपये रखी गई है। उसके बाद में अपन बात करते हैं SC ST PWD के लिए रखी गई है 2000। उसके बाद में अपन बात करते हैं कि जो एग्जामिनेशन फीस है वो कैसे सबमिट की जाएगी। तो आंसर है इसका ऑनलाइन मोड, या तो यूपीआई से कर सकते हैं या कैसे कर सकते हैं, कार्ड से कर सकते हैं। उसके बाद में ध्यान रखिएगा यदि एक बार आपने फीस सबमिट कर दी है वो आपको रिफंडेबल नहीं होगी, चाहे आप फॉर्म फिलअप करें चाहे नहीं करें। उसके बाद में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसका रखा गया है, मिनिमम रखी गई है वो 17 साल रखी गई है। और 17 साल आपकी जो कंप्लीट हो जानी चाहिए वो 31 दिसंबर 2024 को ये क्या हो जानी चाहिए, कंप्लीट हो जानी चाहिए। इसके बाद में इसकी जो मिनिमम क्वालिफिकेशन रखी गई है वो जीएनएम रखी गई है। जीएनएम के साथ साथ इसका जो क्वालिफिकेशन के साथ साथ ये और किया गया है कि आपको आरएन और आरएम के रूप में यूपी नर्सिंग काउंसिल से क्या होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। यदि कोई कैंडिडेट आउट ऑफ स्टेट्स का है तो उसको यदि एडमिशन लेना है तो उस स्थिति में भी आपको यूपी नर्सिंग काउंसिल से क्या करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन आरएन और आरएम के रूप में रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। उसके बाद में बात करते हैं कि आप मेडिकली फिट होने क्या होने चाहिए, मैंडेटरी है। उसके साथ साथ इस एग्ज़ाम के लिए या इस टेस्ट के लिए मैरिड पर्सन भी क्या है, वैलिड है। बीएससी नर्सिंग और जीएनएम के लिए मैरिड पर्सन वैलिड नहीं है। उसके बाद में अपन बात करते हैं कि रिजर्वेशन की पॉलिसी। तो रिजर्वेशन की जो पॉलिसी लागू होगी वो यूपी स्टेट्स की लागू होगी। यहाँ यदि कोई बंदा अदर स्टेट का है और वो यहाँ एडमिशन लेना चाहता है तो उसको रिजर्वेशन यूपी स्टेट्स की पॉलिसी के अनुसार दिया जाएगा। उसके बाद में जो फिजिकल हैंडीकैप्ड हैं उनको 5% सीटें रिजर्व की गई हैं और उसका जो क्राइटेरिया होगा वो मिनिमम होगा 40% और मैक्सिमम होगा 50%। उसके बाद में अपन बात करते हैं कि यदि आप जब भी एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हो, आपका सिलेक्शन हो जाता है, सिलेक्शन के बाद में आपको कॉलेज अलॉटमेंट होती है, तो कॉलेज अलॉटमेंट के समय आपका मेडिकल दोबारा किया जाएगा और मेडिकल में आपको पीएच कैटेगरी के अंदर दोबारा देखा जाएगा
कि आपका जो क्राइटेरिया है वो 40 से 50 के बीच में है या नहीं है। उसके बाद में अपन बात करते हैं कि जो कास्ट सर्टिफिकेट इशू किया जाएगा वो केवल और केवल किससे दिया किया जाएगा, यूपी गवर्नमेंट के द्वारा होगा। और यूपी गवर्नमेंट में भी तहसीलदार एसडीएम के लिए द्वारा जारी किया हुआ वैलिड होगा। इसके अंदर इंक्लूड है एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, इन सभी के लिए जो कास्ट सर्टिफिकेट होगा वो तहसीलदार के द्वारा क्या होगा, जारी किया हुआ ही वैलिड होगा। दूसरा इसके अंदर ये ध्यान रखना है कि जो भी सर्टिफिकेट आपको इशू किए जाएंगे वो ऑनलाइन मोड के होने चाहिए, ऑफलाइन मोड का इसके अंदर वैलिड नहीं है। उसके बाद में अपन बात करते हैं कि जो ईडब्ल्यूएस है उसके लिए 10% सीटें क्या रखी गई हैं, रिजर्व रखी गई हैं। वही क्राइटेरिया इसके अंदर होगा कि यदि ईडब्ल्यूएस का आप सर्टिफिकेट बनवा रहे हैं तो आपको ऑनलाइन मोड में बनवाना है, प्लस किसके द्वारा बनवाना है, तहसीलदार और किसके द्वारा, एसडीएम के द्वारा बनाया हुआ होना चाहिए। उसके बाद में मैंने बता दिया कि जो आपका सर्टिफिकेट है वो कैसा होना चाहिए, ऑनलाइन होना चाहिए। दूसरा ये है कि ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए जो सर्टिफिकेट होंगे वो 1 अप्रैल 2024 के बाद के ही वैलिड माने जाएंगे। यदि इससे पहले के आपके पास है तो वो इस एग्ज़ाम के लिए वैलिड नहीं है। उसके बाद में अपन बात करते हैं जो फ्रीडम फाइटर्स हैं, स्वतंत्रता सेनानी हैं, उनके लिए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के द्वारा जारी किया हुआ ही सर्टिफिकेट क्या होगा, मान्य होगा। उसके बाद में अपन बात करते हैं जो एक्स सर्विसमैन है उसके द्वारा यदि कोई फॉर्म भरता है तो उनकी जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होगी उसके द्वारा जारी किया सर्टिफिकेट क्या होगा, वैलिड होगा। यदि कोई कैंडिडेट है वो एनसीसी के अंदर है तो उसको क्या होना चाहिए, जो सी सर्टिफिकेट होना चाहिए, किसके साथ, बी ग्रेड के साथ होना चाहिए, और वो भी एक प्रिस्क्राइब फॉर्मेट के द्वारा ही वैलिड होगा। उसके बाद में अपन बात करते हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है आउट ऑफ स्टेट्स वालों के लिए, कि यदि आप आउट ऑफ स्टेट से हैं, यदि सीट अलॉटमेंट के समय आप यदि यूपी का डोमिसाइल नहीं सबमिट करते हैं तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट नहीं की जाएगी। गवर्नमेंट कॉलेज उन्हीं कैंडिडेट्स को की जाएगी जिनका डोमिसाइल क्या है, उत्तर प्रदेश का है, चाहे आपकी फर्स्ट रैंक हो चाहे 100 रैंक हो। उसके साथ साथ क्या होना चाहिए कि आप 10th और 12th जो होगी वो कहाँ से होना चाहिए, उत्तर प्रदेश बोर्ड से होना चाहिए। या फिर आपकी जो जीएनएम है वो कहाँ से पास हो, यूपी गवर्नमेंट से या फिर यूपी नर्सिंग काउंसिल से। या तो आपके पास 10th का या फिर 12th का या फिर जीएनएम की जो पास आउट है ये कहाँ की होनी चाहिए, यूपी गवर्नमेंट की होगी, तभी आपको गवर्नमेंट सीट क्या होगी, अलॉट की जाएगी। उसके बाद में अपन बात करते हैं कि जो वेबसाइट है वो क्या है, www.abvmupeducation.पे ये इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। किसी भी प्रकार के आपके आंसर देने के लिए इनकी ईमेल अवेलेबल है। उसके बाद में जो कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं ये 10 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक ओपन रहेगा। उसके बाद में आपको ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करने के लिए जो लिंक दिया गया है वो दिया गया है। उसके बाद में अपन बात करते हैं कि एमएससी नर्सिंग और दूसरा है नर्स प्रैक्टिशनर इन क्रिटिकल केयर, दो कोर्सेज हैं, फिर इनके बारे में अपन डिस्कशन करते हैं। तो एमएससी नर्सिंग भी 2 साल की है। उसके बाद में जो आपका नर्स प्रैक्टिशनर इन क्रिटिकल केयर है वो भी 2 साल का है। ये कोर्स है वो न्यू कोर्स है, अभी रिसेंटली 2-3 साल में ये चलाया गया है नर्सेज के लिए। उसके बाद में अपन बात करते हैं, वही है एंट्रेंस टेस्ट का नाम CNET, और आपका एकेडमिक सेशन होगा। दूसरी बात, एमएससी नर्सिंग और आपका NPCC जो कोर्स है वो जितने भी यूपी की गवर्नमेंट कॉलेज हैं प्लस प्राइवेट कॉलेज हैं जो किससे एफिलिएटेड हैं, अटल बिहारी वाजपेयी से क्या है, एफिलिएटेड हैं। उसके साथ साथ ये जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाई जाएगी SGPJ लखनऊ के लिए, KGMU लखनऊ के लिए करवाई जाएगी, प्लस LLRM मेरठ की जो मेडिकल कॉलेजेज हैं उनके लिए भी कंडक्ट करवाई जाएगी। अब अपन बात करते हैं कि एमएससी नर्सिंग की बेसिक क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए एडमिशन लेने के लिए। तो मिनिमम आपके पास BSc नर्सिंग, BSc ऑनर्स या फिर पोस्ट बेसिक नर्सिंग होना चाहिए, और उसमें कम से कम कितना होना चाहिए, 55% आपके पास क्या होने चाहिए, परसेंटेज होने चाहिए। उसके साथ साथ आपको क्या करना है
कि जो उत्तर प्रदेश नर्सिंग काउंसिल है उसके अंदर RN व RM के रूप में क्या होना चाहिए, रजिस्टर होना चाहिए। यदि कोई कैंडिडेट्स आउट ऑफ स्टेट से आता है तो उसके लिए भी उसका मैंडेटरी क्या है, यदि आउटसाइड से आता है तो उसके लिए उत्तर प्रदेश स्टेट्स के अंदर उसको क्या करना चाहिए, करवाना चाहिए, यूपी नर्सिंग काउंसिल से उसका रजिस्ट्रेशन करवाना चाहिए। उसके बाद में बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि यदि आप MSc नर्सिंग में एडमिशन लेते हैं तो आपको कम से कम कितना एक्सपीरियंस होना चाहिए, आपको 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये एक्सपीरियंस आपको क्लिनिकल का हो सकता है या फिर किसका हो सकता है, टीचिंग का हो सकता है। यहाँ उनको कोई मतलब नहीं, आपके पास मिनिमम क्या होना चाहिए, 1 ईयर का, चाहे क्लिनिकल हो चाहे टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद में अपन बात करते हैं कि पोस्ट बेसिक जिन्होंने कर रखी है उनको भी आप MSc नर्सिंग में एडमिशन ले सकते हैं। इसके लिए भी आपको मिनिमम कितना चाहिए, 1 ईयर का क्या चाहिए, एक्सपीरियंस चाहिए। उसके बाद में अपन बात करते हैं कि जो NPCC जो कोर्स शुरू किया गया है उसकी जो मिनिमम क्वालिफिकेशन वही रखी गई है, BSc नर्सिंग, BSc ऑनर्स, पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग, और उसमें मिनिमम 55% आपके पास क्या होना चाहिए, मार्क्स होने चाहिए। बड़ी ही इंपॉर्टेंट लाइन है कि इसके अंदर एक्सपीरियंस कितना होना चाहिए, तो इसके अंदर भी एक्सपीरियंस कितना होना चाहिए, 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। लेकिन जो एक्सपीरियंस होगा उसका आपको ध्यान रखना है, वो हमेशा और हमेशा किसका होगा, क्लिनिकल साइट का आपको क्या होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद में यदि आपने पोस्ट बेसिक कर रखी है तो उसके लिए भी आपको क्या चाहिए, 1 ईयर का क्या चाहिए, क्लिनिकल एक्सपीरियंस। यहाँ ये ध्यान रखना है कि यदि आपके पास कॉलेज का एक्सपीरियंस है तो वो NPCC के लिए क्या नहीं है, वैलिड नहीं है। केवल हॉस्पिटल एक्सपीरियंस क्या है, NPCC के लिए क्या है, वैलिड है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।